इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, इसके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके पढ़ने के गोल्स क्या हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की कैसी ब्रांच है जिसमें ये देखा जाता है कि डिफरेंट कल्चरल फैक्टर्स यानी कि डिफरेंट कल्चर्स या किसी भी इंसान का कल्चर किस तरीके से उसके सोचने समझने के तरीके को तब्दील करता है या उस पर अफेक्ट करता है। यानी कि एक कल्चर किस हद तक किसी इंसान के मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर्स को चेंज कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ साथ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ये भी देखा या पढ़ा जाता है कि मुख्तलिफ कल्चर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है और किस तरीके से वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं, दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी को, यानी कि इन दोनों पे डिपेंड करती है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। सबसे पहला तो कल्चर, यानी कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हुए उसके कल्चरल बैकग्राउंड से कौन से ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे अबाव अजदाद एक इलाके में रह रहे हैं, उनका कोई कल्चरल बैकग्राउंड है, पंजाबी हैं वो, तो मैं भी आगे वो पंजाबियों वाला माइंडसेट लेके चल रही हूँ, जैसे कि वो खुश खुराक होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। इस तरीके से ये सेट ऑफ नॉर्म्स या ट्रेडिशंस वैल्यूज जो कुछ भी है, या पठान हूँ, पठानों में यह है कि पढ़ने नहीं जाना या इबादत के मामले में किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। तो इस किस्म का कल्चर के जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं जो हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हुए फॉलो कर रहे हैं, वो है कल्चर। और दूसरा आ जाता है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म एक बिलीफ है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसी भी कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, यानी कि हमारे कल्चर में जो बात है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी तमाम कल्चर गलत हैं। देन वी हैव द गोल्स ऑफ स्टडीइंग क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। तो सबसे पहला गोल ये आ जाता है टेस्टिंग जनरलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड थ्योरीज, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है, वो एक मुस्लिम ने डेवलप किया है, किसी मुस्लिम ने डेवलप किया है। अब उस टेस्ट की जनरलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट कल्चर से सैंपल्स उठाए जाएंगे और उन पे वो टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, हिंदूज पे, क्रिश्चियंस पे, ज्यूज पे, ताकि ये देखा जाए कि जनरली ये सब पे एप्लीकेबल है कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये सब जो रिसर्च होगी ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के अंडर होगी। द सेकेंड गोल इज एक्सप्लोर कल्चर टू डिस्कवर कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएशंस, यानी कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी पढ़ने का फायदा ये है कि इसमें हम डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं और ये डिस्कवर करते हैं, ये देखते हैं कि किस हद तक कल्चर ने अपने फॉलो करने वाले लोगों की माइंडसेट को चेंज किया हुआ है या इन्फ्लुएंस किया हुआ है, यानी किस हद तक कोई कल्चर अपने फॉलो करने वाले लोगों पे असरअंदाज है, उनकी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को उसने अफेक्ट किया हुआ है। टू असेंबल एंड इंटीग्रेट इनटू ब्रॉड बेस्ड साइकोलॉजी, और फिर टू असेंबल एंड टू इंटीग्रेट यानी कि एक ब्रॉड बेस्ड साइकोलॉजी। हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर किसी एक कल्चर में वो टेस्ट हमने डेवलप किया है तो हम उसे चेक करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के सैंपल्स लेंगे, अगर सब पे एप्लीकेबल है और साइकोलॉजिकल एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर मुस्लिम्स के बारे में तो उसमें अल्लाह का नाम आया हुआ है या कोई डिफरेंट उनके रिलीजन से रिलेटेड बात है ऐसी जो दूसरे रिलीजन के फॉलो करने वालों को हर्ट कर सकती है, तो वो चेंजेस करके ब्रॉड बेस्ड साइकोलॉजी यानी कि जनरल उस टेस्ट को इस तरीके से चेंज किया जा सकता है कि वो तमाम कल्चर्स पे अप्लाई किया जा सके। पर्सपेक्टिव्स ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चरल साइकोलॉजी में तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी तीन माइंडसेट्स या कंसेप्ट्स कहा जा सकता है जो इंपॉर्टेंट है: एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। एब्सोल्यूटिज्म ये कहता है कि जो जितने भी साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज हैं, वो तमाम कल्चर्स की सेम होती हैं, यानी कि इस कंसेप्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं कि तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज सेम होती हैं, उनके साइकोलॉजिकल फिनोमिना सेम होते हैं। यानी कि अगर हिंदू है तो हिंदू की जो साइकोलॉजिकल एबिलिटीज हैं या साइकोलॉजिकल फिनोमिना चल रहे हैं, उसका जो सोशल बिहेवियर है वैसा ही एक मुस्लिम का भी होगा। रिलेटिविज्म, इसमें ये कहा जाता है इट्स अ कंसेप्ट दैट बिहेवियर्स आर कल्चरली पैटर्न, यानी कि कल्चर के मुताबिक हमारे बिहेवियर्स पैटर्न होते हैं।
फिर बात आ जाती है कल्चर की। पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, इन सब के अलग अलग कल्चर्स हैं, इनकी अलग अलग सकाफतें हैं। यानी कि पंजाबियों का एक अलग माइंडसेट होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो खुश खुराक होते हैं। पठानों का एक अलग कल्चर होता है, वो स्पाइसी खाने कम खाते हैं, जबकि उनके मुकाबले में सिंधी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं। तो अब ये इनके कल्चर्स हैं। अब उनका बिहेवियर क्या है, ये खाना खाना, ये उनका बिहेवियर है जो वो शो कर रहे हैं। तो उनके कल्चर ने उनके बिहेवियर्स को इस तरीके से पैटर्नाइज किया हुआ है, ये रिलेटिविज्म में कहा जाता है। यूनिवर्सलिज्म हमें ये कहता है कि हर इंसान में, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान में बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जजमेंट एबिलिटी, ये सब कुछ सेम होता है। लेकिन कल्चर किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, वो इन एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा और किस तरीके से वो इंसान अपनी डेवलपमेंट्स को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक फैमिली है, वहां पे किसी बच्चे का ब्रॉटअप इस तरीके से हुआ है कि बोलना है, गलत हो तो उसमें बोलना है, वो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, उस बच्चे के साथ सपोर्ट होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जबकि एक बच्चे को शुरू से ही चुप करवाया जा रहा है, तो उसका एक माइंडसेट बना होगा, नहीं बोलना, चुप कर जाना है। तो ये क्या है, ये एक उस पे एक्सटर्नल प्रेशर है। कल्चर भी इसी तरीके से आपके माइंडसेट को इफेक्ट करके आपकी इंटरनल एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनकी डिस्प्लेइंग में चेंजेस ला सकता है, वेरिएशंस करवा सकता है। ये यूनिवर्सलिज्म कंसेप्ट का कहना है।